हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कर चुके थे। आप इस वीडियो में हम जो है आपको सेकंड पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट में मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, जो अंडरलाइन वर्ड है आप इसी पैराग्राफ को पढ़ेंगे। लिखा है कि द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसकी जो क्वालिटी है वो लिटरेसी रेट पे डिपेंड करती है और हेल्थ पे डिपेंड करती है। मतलब लिटरेसी रेट आपका कि आपकी पॉपुलेशन आपकी कंट्री की कितनी पढ़ी लिखी है, ठीक है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं और वो हेल्दी हैं या नहीं हैं, ठीक है, इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि जीवन प्रत्याशा, ठीक है। तो अगर स्वस्थ व्यक्ति होगा तो वो उतना ही लंबा जिएगा, ठीक है, उतनी आशा रखेगा जीने की। और एंड स्किल फॉर्मेशन, और ये स्किल फॉर्मेशन डिपेंड करता है आपकी लिटरेसी रेट पे। जो पढ़े लिखे लोग होंगे तो स्किल में माने जाएंगे और जो अनपढ़ लोग होंगे तो अनस्किल्ड माने जाएंगे, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। जो पॉपुलेशन की क्वालिटी है यही किसी देश की वृद्धि को दर्शाती है ना, ग्रोथ रेट को बताती है। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन असेट, यानी कि पढ़ी लिखी और स्वस्थ पॉपुलेशन भी आपकी पूंजी है, ये समझ लीजिए। यानी कि किसी देश में अगर हेल्दी पॉपुलेशन नहीं है तो वो वहाँ के उस देश के लिए बेकार ही हैं ऐसे लोग, ठीक है। जैसे नाइजीरिया है, भुखमरी है, मल न्यूट्रिशन है, बहुत कंट्री ऐसे हैं अफ्रीकन कंट्री जो काफ़ी गरीब हैं। एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले अब हम एजुकेशन की बात करते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है साकाल साकाल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर्स। हमने ऊपर एक स्टोरी पढ़ी थी फर्स्ट वीडियो में, साकाल और विलास की, है ना। इसमें साकाल जो था वो बाहर पढ़ने गया था, वो अच्छा काफ़ी पढ़ लिख लिया था। तो लिखा है साकाल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर ऑफ हिज लाइफ bore him the fruits in the later years in terms of a good job and salary। साकाल ने जो पढ़ाई करी थी अपनी पहले, तो उसका उसको फल मिला, ठीक है, कि उसकी अच्छी जॉब लग गई, गुड जॉब एंड सैलरी। और हम देखते हैं वी सा एजुकेशन वाज एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ साकाल। तो एजुकेशन जो थी वो उसके लिए बहुत बढ़िया इनपुट रहा उसकी वृद्धि के लिए। इट ओपन न्यू होरिजन, उसने उसके लिए कई रास्ते खोल दिए और उसको नई एस्पिरेशन मिली, है ना, और जीने का तरीका मिला, डेवलप्ड वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। नॉट ओनली फॉर सकाल, सकाल ही नहीं, एजुकेशन कंट्रीब्यूट टूवर्ड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी आल्सो। यानी एजुकेशन जो है वो पूरे समाज का भी विकास करती है, ठीक है। इट इन्हेंसेस द, आगे चलते हैं, इट इन्हेंसेस द नेशनल इनकम, ये देश की इनकम तो बढ़ाती ही है। कल्चरल रिचनेस, देखिए यहाँ देखिए, कल्चरल रिचनेस आपकी सांस्कृतिक समृद्धि के लिए। एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट, और किस ढंग से आपको मतलब जो है शासन चलाना है उसकी एफिशिएंसी को भी बढ़ावा देती है। देयर इज़ ए प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन। तो ये ज़रूरी है एक प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल का मतलब सब लोगों तक ये पहुंच होनी चाहिए। रिटेंशन एंड क्वालिटी किस चीज़ में? इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन गर्ल्स, यानी लड़कियों की पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दें, आपको मतलब बल देना चाहिए किसी भी कंट्री को। देयर इज़ आल्सो एन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। मतलब यहाँ पे जो बताया गया है कि इस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल खोला जाए, नवोदय विद्यालय टाइप, और है भी, है ना। तो ये जो यहाँ से तो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो है ये स्कूल वगैरह के बारे में बताया गया। लिटरेसी रेट्स इन इंडिया, कब कब कितना लिटरेसी रेट है, पर्सन कितना, मेल उसमें और फीमेल कितना, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये आगे हम देखेंगे, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए आप।
तो सर्व शिक्षा अभियान is a significant step toward providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010। तो गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया, सर्व शिक्षा अभियान, जिसके तहत यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को, सभी को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाए, है ना। इट इज़ द टाइम बाउंड इनिशिएटिव। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऐसा उपक्रम था जिसमें इन पार्टनरशिप विद द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये जो शिक्षा जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समवर्ती सूची में आता है ना, कंकरेंट लिस्ट में, यानी कि इस पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती हैं। किस लिए? अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कि शिक्षा का जो यूनिवर्सलाइजेशन हो जाए, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन में। अलॉन्ग विद इट ब्रिज कोर्स, ये ब्रिज कोर्स चलाए गए। बैक टू स्कूल कैंप हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कक्षा 8 तक जो स्कूल छोड़ते थे बच्चे, कि वो स्कूल ना छोड़ें, है ना। तो कुछ प्रोग्राम चलाए गए, जैसे बैक टू स्कूल है, ठीक है। और ये मिड डे मील दिया इन्होंने, देखो यहाँ पे कि मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड to encourage attendance and retention of the children and improve their nutritional status, यानी कि बच्चों की संख्या बढ़े स्कूलों में और उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसमें थोड़ा सुधार आए। दीज पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जिससे कि बच्चे पढ़ें भी और थोड़े स्वस्थ भी बने, ठीक है। उनको दूध वगैरह, सब्जी वगैरह दी जाती थी। तो ये जो टेबल बता रही है कि कितने कॉलेजेस हमारे यहाँ कैसे हैं, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, हमारे यहाँ कितनी यूनिवर्सिटी हैं, हमारे कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह, ये सब टाइम टू टाइमली है। देख लीजिए 1915 से लेके 1916-17 पुराना डाटा है, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत काफ़ी दिनों में ये जो प्रिंटिंग करती है, कोई नया डाटा नहीं लेके आते बुक्स में अपनी। इस तरह से हमने एजुकेशन पढ़ लिया। हेल्थ पे पढ़ते हैं कि हेल्थ का क्या रोल है। देखिए, अब हम देखते हैं हेल्थ क्या है। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। इट मीन्स हेल्थ जो है एक व्यक्ति को ये बताती है कि उसके अंदर कितनी ताकत है, उसकी पोटेंशियल क्या है, उसकी कितनी योग्यता है, अपने रोगों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर कितनी है, ठीक। और अच्छा व्यक्ति ही काम भी सही करेगा, काम करेगा, ज़्यादा इनकम पाएगा, खुद की इनकम बढ़ेगी तो देश की इनकम बढ़ेगी। सीधी सी बात है। इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ ए पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। इसलिए जो लोगों का जो हेल्थ स्टेटस है, पॉपुलेशन का जो हेल्थ स्टेटस है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना हर देश की एक प्राथमिकता है। आवर नेशनल पॉलिसी, यानी हमारे देश की जो पॉलिसी है, उसका भी उद्देश्य यही है ना, टू एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। सभी व्यक्तियों तक जो हेल्थ सुविधाएं पहुँचें, एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, ठीक। फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज, ये लिखा है, सब पढ़ते रहिए आप मेरे साथ साथ। विद ए स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। हमारी जो जनसंख्या का बहुत बड़ा एक हिस्सा जिस तक जो है ये फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती, हमारी सरकार का यही उद्देश्य है कि जन जन तक जो हेल्थ केयर सर्विसेज पहुँचें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस समय देखो आयुष्मान भारत वो चलाया है ना सिस्टम, एक सबसे बड़ी योजना है ना, आयुष्मान के नाम से। इसमें 5 लाख तक का आपका इलाज जो है फ्री होगा आपके किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में। ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स, लगभग पिछले 5 दशक से, इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैज़ आल्सो डेवलप्ड द मैन पावर, यानी कि बहुत हॉस्पिटल्स वगैरह इस्टेब्लिश हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोड़ दिया, एंड हैज़ आल्सो डेवलप द मैन पावर, और डॉक्टर इतने तैयार हो गए,
है ना, कि रिक्वायर्ड प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर, यानी सभी तरह के हॉस्पिटल्स में तो हेल्थ के लिए काफ़ी मैन पावर भी तैयार हो गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आपके हॉस्पिटल वगैरह भी काफ़ी तैयार हो चुके हैं। ठीक है, हम देखते हैं नीचे, ये कुछ हमारा डाटा है, देख लीजिए, मैंने इसमें अंडरलाइन किया हुआ है तो आप पढ़ लेंगे। लिखा है SC का मतलब सब सेंटर, PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CSC का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ANM का मतलब होता है ऑक्सिलरी नर्स हाइड्राइड्स। ठीक है, ऑक्सिलरी नर्स हाइड्राइड्स। इसका जो मेन एम है मेरा अंडरलाइन करने का वो यही है कि आप लोगों को इन चीज़ों की फुल फॉर्म पता चल जाए। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जरिए जो डाटा आपका ऊपर दिया गया है, ये सारा डाटा है। देख लीजिए कि हमारे यहाँ कितने आपके PHC CHC हैं, कितने डिस्पेंसरी हॉस्पिटल्स हैं, बेड कितने हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर मेडिकल काउंसिल कितना है, ANM नर्स वगैरह कितनी हैं, ये ईयर भी दे रखा है 2013 14, ये डाटा 15 16 17 तक का डाटा है। ठीक है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। अब हम अपने नए टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट पे चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। मतलब कहने का यह है कि जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है, ठीक है, बट उसको जॉब नहीं मिल पाती, पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स, तो वो व्यक्ति जो है बेरोजगार कहलाता है, यानी, और इस कंडीशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, यानी कि हमारे देश में दो तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि एक तो गांव में भी है और एक शहरों में भी है। हाउएवर द नेचर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि शहरों में क्या होता है कि मोस्टली खेतीबाड़ी वाले काम करने वाले मज़दूर तो होते नहीं, तो वहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ वहाँ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पढ़े लिखे लोग बेरोजगार फिरते हैं। और गांव की बात करें तो इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सीजनल और डिसगाइज्ड हम पढ़ेंगे। अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट happens when people are not able to find jobs during some months of the year, मतलब कुछ महीनों के लिए काम मिल जाता है, कुछ महीनों के लिए काम नहीं मिलता। जैसे कि सीज़न चलता है फसलों का तो काम मिल जाएगा, धान कटाई का है या गेहूँ कटाई का है, गन्ने का सीज़न है। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जो लोग खेती पर डिपेंड रहते हैं उन्हीं को इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन सोइंग हार्वेस्टिंग बीडिंग थ्रेसिंग इज़ डन, यानी कि जब बुआई होती है, कटाई होती है और खेतों से मतलब अनवांटेड ट्रीज निकाले जाते हैं, उनको वीडिंग कहते हैं, थ्रेसिंग होती है, तो तभी इन व्यक्तियों को काम मिल जाता है, अदरवाइज़ काम नहीं मिलता। ठीक है, सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट है हम उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। आज बात आती है डिसगाइज्ड की। अब देखिए डिसगाइज्ड समझना, मैं आपको पहले एक कहानी के रूप में समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ समझिए कि मान लीजिए ये हमारे पास एक खेत है, ठीक है, और हम अपने ये 5 मेंबर हैं 1 2 3 4 5। इस खेत में हम 3 मेंबर अगर हम काम करें तो इस खेत को हम आसानी से, इसका मतलब जो है, इसका काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने 3 की बजाय हम 5 हैं घर में, तो हम 5 लगे पड़े हैं। 3 ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कर लेते थोड़ा 7-8 दिन में, और 5 ने हमने कर दिया 4 दिन में ही, है ना। तो अगर हम ये 2 ना भी हों तब भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो 2 हमने एक्स्ट्रा लगाए
वो जो है वो आपके डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में माने जाएंगे। पीपल अपेयर टू बी एम्प्लॉयड, यानी कि इसमें ऐसा लगता है कि लोग काम तो कर रहे हैं। दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। दिस यूजुअली हैपन्स among family members engaged in agricultural activity. The work requires the service of 5 people but engage 8 people, यानी कि 5 लोगों का काम हो और 8 लोग लगे पड़े हों, है ना। तो 3 people आर एक्स्ट्रा, यानी कि 3 तो एक्स्ट्रा हो गए। तो दीज 3 people आल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट, काम तो कर रहे हैं वो, है ना, जैसे दूसरे काम कर रहे हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि उनका काम बट गया, थोड़ा और ईजी बन गया काम। Contribution made by the 3 extra people does not add the contribution made by the 5 people। तो उनका कोई ऐसा कोई सहारा भी नहीं लगा कि अगर 3 people हटा भी दिए जाएं तो वो उसने लिखा है कि इफ़ 3 people आर रिमूव्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन, कि जो खेत की जो प्रोडक्टिविटी है वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द फील्ड रिक्वायर्ड द सर्विस ऑफ 5 people एंड द 3 extra people आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये अनएम्प्लॉयड कि 3 जो एक्स्ट्रा लगे वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयड है। ठीक है। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन। तो जो अर्बन एरिया है, मैंने बताया आपको शहरी, तो उसमें जो पढ़े लिखे बेरोजगार फिरते हैं, ठीक है, ये अक्सर मतलब कॉमन है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एक कहानी है यहाँ पे, स्टोरी ऑफ अ विलेज। ठीक है, चलिए एक कहानी पढ़ते हैं, स्टोरी ऑफ अ विलेज। देयर वॉज ए विलेज इनहेबिटेड बाई सेवरल फैमिलीज। एक गांव था जिसमें कई परिवार रहते थे। ईच फैमिली प्रोड्यूस्ड इनफ टू फीड इट्स मेंबर, है ना, हर कोई अपना इतना पैदा करता था कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ईच फैमिली मेट इट्स नीड बाय द मेंबर्स मेकिंग देयर ओन क्लोथ्स। हर कोई अपने परिवार के अपने कपड़े भी खुद ही तैयार करता था। एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन, अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाते थे। वन ऑफ द फैमिली डिसाइडेड टू सेंड वन ऑफ इट्स सन टू एन एग्रीकल्चर कॉलेज। उन्हीं परिवारों में से एक परिवार ने अपने बेटे को एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजने का निर्णय लिया। द बॉय गॉट हिज एडमिशन इन द नियर बाई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, जो भी उनके आसपास कोई कॉलेज होगा उसमें उसने जो है वहाँ से एग्रीकल्चर की डिग्री प्राप्त करी। आफ्टर सम टाइम ही बिकम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग एंड केम बैक टू द विलेज। फिर वो एग्रो इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद वो गांव में वापस आया। ही प्रूव टू बी सो क्रिएटिव, उसने अपने आप को प्रूव किया कि, है ना, कि कितना क्रियाशील था वो। दैट ही कुड डिज़ाइन एंड इम्प्रूव टाइप ऑफ प्लो। उसने एक अच्छे ढंग का एक हल तैयार किया। विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ वीट, जिसने पैदावार बढ़ाई गेहूँ की। द न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियर वाज क्रिएटेड। इस तरह से एक नई जॉब क्रिएट हो गई एग्रो इंजीनियर की, है ना। एंड फील्ड इन द विलेज, द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन अ नियर बाई नेबरिंग विलेज। गाँव के परिवार जो है फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस, जो भी उनके पास एक्स्ट्रा होता था अनाज वगैरह, पास के गांव में बेचते थे। दे अर्न गुड प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट कमाते थे। विच दे शेयर्ड अमंग देमसेल्फ, जिसको वो आपस में बांटते थे। इंस्पायर्ड बाय दिस सक्सेस ऑल द फैमिलीज, उनसे इंस्पायर होके, ठीक है, और दूसरे परिवार भी आफ्टर सम टाइम हेल्ड अ मीटिंग इन द विलेज। गाँव में उन लोगों ने एक मीटिंग की। दे ऑल वांटेड टू हैव अ बेटर फ्यूचर, सभी लोग चाहते थे कि उनका फ्यूचर अच्छा हो। फॉर देयर चिल्ड्रन टू, उनके बच्चों का भी। दे रिक्वेस्टेड द पंचायत, उन्होंने पंचायत से रिक्वेस्ट किया टू ओपन अ स्कूल इन द विलेज, कि गाँव में एक स्कूल खोला जाए। दे एश्योर्ड दैट पंचायत दैट दे वुड ऑल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। उन्होंने भी पंचायत से विश्वास दिलाया कि और अपने बच्चों के स्कूल भेजेंगे। द पंचायत विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की मदद से पंचायत ने स्कूल खोला। टीचर वाज रिक्वायर्ड, है ना, रिक्रूटेड फ्रॉम अ नियर बाई टाउन, पास के गांव से एक टीचर भी बुलाई गई। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। आफ्टर समटाइम्स वन ऑफ द फैमिली गिव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर, कुछ समय बाद गांव के ही, है ना, परिवार में एक लड़की को ट्रेनिंग दी गई। इन किस चीज़ में, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, इन टेलरिंग, इन टेलरिंग से स्टार्टेड स्टिचिंग क्लोथ्स, उसने कपड़े सिलने का काम सीख लिया और वो
जो है कपड़े सिलने लगी फॉर ऑल द फैमिलीज ऑफ द विलेज, फॉर एवरी वन नाउ वांटेड। अब हर कोई चाहता था कि टू बाय एंड वियर वेल टेलर्ड क्लॉथ्स, अब उससे सिले हुए कपड़े हर कोई चाहता था। दस अनदर न्यू जॉब, जिस तरह से एक नई जॉब भी क्रिएट हो गई है कि गांव में टेलर भी हो गया। दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट, द टाइम ऑफ द फार्मर्स इन गोइंग फॉर बाइंग क्लोथ्स वाज सेव्ड। गाँव के लोगों का जो बाहर कपड़े खरीदने जाते थे उनका समय बच गया। एज द फार्मर स्पेंड, और वो टाइम लोगों ने अपने खेतों में लगाया। द यील्ड ऑफ द फार्म्स वेंट अप, इस तरह से खेती की पैदावार भी बढ़ी। द यील्ड ऑफ द फार्म्स वेंट अप, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉस्पेरिटी। और ये क्या था, एक शुरुआत थी एक गांव की समृद्धि की। द फार्मर्स हैड मोर देन व्हाट दे कुड, अब जितना वो चाहते थे, जितना वो कंज्यूम करते थे, उससे ज़्यादा वो कमाने लगे, है ना। नाउ दे कुड सेल व्हाट दे प्रोड्यूस, अब वो बेचने भी लगे जो एक्स्ट्रा उनके पास होता था। टू अदर हु केम टू देयर विलेज मार्केट, जो उनके गांव के बाज़ार में आते थे उन लोगों को वो अपना सामान बेचने भी लगे। ओवर टाइम, समय बीतता गया, दिस विलेज विच नॉर्मली हैड नो जॉब, एक ऐसा गांव जिसमें कोई जॉब नहीं थी, अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अब उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी हो गई थी। इन द बिगनिंग हैड मैनी लाइक टीचर, tailor, agro-engineer, and many more. This was the story of a simple village where the rising level of human capital enabled it, जहाँ पे लोगों ने अपने आप को इस योग्य बनाया, to evolve into a place rich with complex, एक ऐसा जगह है ना, रिच, जहाँ पे जो रिच विथ कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जहाँ पे मॉडर्न और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सभी तरह की एक्टिविटीज़ हो चुकी थी। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप टेस्ट सीरीज लगाइए, नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है, अपने जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसी में से इनके आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।